नमस्ते, आदाब। गुरु बिन कैसे गुण पावे के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये टॉक सीरीज की श्रृंखला हमने गुरु पूर्णिमा वाले दिन शुरू की थी, जिसमें हम देश के दिग्गज कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे गुरु भी हैं। तो इस सेकंड एपिसोड में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं उस्ताद अरशद अली खान साहब को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय गायक हैं, म्यूजिशियन ट्यूटर हैं आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में, और इन्हें बहुत पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ हैं संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा कलाकार पुरस्कार, सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय सांसद बेस्ट वोकल अवार्ड, विद्यासागर पुरस्कार और अन्य कई। अरशद अली खान साहब, स्वागत है आपका इस शो पे। नमस्कार, आदाब। And to moderate this show, we have with us Sahil Bange, who has started a venture called Unwind Music to promote original independent artists. साहिल बांगे जी एक सिंगर हैं और किराना घराना म्यूजिक एकेडमी के स्टूडेंट भी। साहिल जी, स्वागत है आपका इस शो पे। नमस्कार। नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार, मैं आदाब। उस्ताद अरशद अली खान जी का और हमारे दर्शकों का स्वागत करता हूं इस टॉक सीरीज में, जिसका नाम है गुरु बिन कैसे गुण पावे। तो अरशद जी, इस सिलसिला शुरू किया जाए। जी जी, जरूर। तो हम सबसे पहला और सबसे मेरे लिए आप एक अहम सवाल आपके लिए है कि आपकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सफर है वो किस तरीके से और किस उम्र से शुरू किया, और जैसे हमको पता है कि आप दिल्ली में ही पले बड़े पैदा हुए हैं, शायद वहां से लेकर जी आपका कलकत्ता तक का सफर कैसे रहा, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे जो उस्ताद लगा है तो वो आप प्लीज निकाल दें, क्योंकि मैं उसके लायक अभी हुआ नहीं, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हो पाऊंगा। क्योंकि मेरे माशाल्लाह उस्ताद, मेरे मेरे मामा उस्ताद मशकूर अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, तो जो मेरे उस्ताद हैं, तो उस्ताद वो हैं, मैं अभी किसी लायक हुआ नहीं और गाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सब लोगों की मोहब्बत है, आप सब लोगों की मोहब्बत चाहता हूँ। मेरे गाने की शिक्षा जो हुई, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किराना घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे उस्ताद मशकूर अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, मेरे माँ, जब मैं हुआ तो मेरे छोटे मामा उस्ताद मुबारक अली खान साहब वो दिल्ली में थे, तो उनसे मेरी गाने की शिक्षा शुरू हुई। मैं भी उनके साथ साथ अपना वहीं जाता था, उनके पास ही सोता था, और बहुत वो ख्याल मेरा अब भी रखते हैं। पहले तो मैं उन पे इतना ज्यादा हिला होता, तो पहले भी बहुत ज्यादा रखते थे। मतलब मैं एक एक करके आपको शायद बताना शुरू करूंगा तो शायद पूरा टाइम ही चला जाएगा। मेरे सर में कंघे करने से पहले और मुझे प्रेस करके कपड़ा पहनाना, इतनी इतना मेरा मतलब वो ख्याल रखते थे। तो मैं उन्हीं के पास में ज्यादातर रहता था कि रात को अगर मम्मी मुझे अपने पास भी लिटा रही तो मैं उन्हीं के पास सोता था। तो फिर उन्होंने जब देखा कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा हिला हुआ है, बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे गाना शुरू करवा दिया। शुरुआत मेरी मुझे राग कामोद से उन्होंने मुझे शुरू करवाया। मुझे कामोद की एक बंदिश बताई थी, फिर पूरिया कल्याण की बंदिश बताई थी। तो गाने का सिलसिला मेरा वहां से शुरू हुआ। तो फिर मेरे जो वालिद हैं, उस्ताद अख्तर नवाज खान साहब, उन्होंने मामा से कहा कि भाई आप पे बहुत हिला हुआ है, तो ऐसा है कि आप तो अभी कलकत्ते चले जाओगे, तो आप इसको अपने साथ ही ले जाओ कलकत्ते। तो कहने लगे कि नहीं, ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं बहुत 3 या 4 साल का था उस टाइम।
तो कहने लगे कि नहीं भाई ये तो बहुत छोटा है, और पता नहीं ये आपके बगैर रह पाएगा, आप लोगों के बगैर, या आप लोग इसके बगैर रह पाओगे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में तो काफी मुश्किल होगी, मतलब वो माँ बाप को याद करेगा और आप लोग भी इसको याद करोगे क्योंकि सबसे छोटा है घर के अंदर। तो उसको लेके काफी प्रॉब्लम भी हुई, मतलब घर में काफी बहस वगैरह भी हुई, मम्मी की भी बहस हो गई, पापा की भी बहस। पापा तो इसी हक में थे कि मैं चला जाऊं मामा के साथ में। मम्मी सोचती थी कि मतलब मैं काफी छोटा हूँ, किस तरीके से क्या होगा। तो खैर वो जब इतने सारे झमेले होते रहे घर के अंदर, तो मैंने उनको कहा कि ये झमेला जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, मुझे इतना तो बताओ। तो पता चला कि मेरे जाने पे और ना जाने पे ये सब झमेले हो रहे हैं। तो मैंने मामा को कहा कि मैं आपके साथ में जाऊंगा, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ में जाऊंगा। फिर मैं मामा के साथ में यहाँ कलकत्ता में आया, जहाँ मेरे दूसरे मामा, मेरे उस्ताद जी, उस्ताद मशकूर अली खान साहब थे। तो यहाँ रहने के बाद में फैमिली में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और फैमिली में किसी दूसरी जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इतना ख्याल रखा गया कि जैसे कि अपने घर में इंसान रहता है कुछ रहता था। फिर मेरा प्रॉपर एक सीखने का सिलसिला मेरे मामा से शुरू हुआ, दोनों मामा से, छोटे वाह, मामा से भी, बड़े मामा मतलब से एक भी। छोटी उम्र में एक माँ का अपने बेटे को ऐसे भेजना संगीत के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी, हम तो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप वहाँ नहीं, कलकत्ता गए और आप मैं इतने बड़े आदमी से बात मैं हुई। आपको सच बताऊं कि मुझे आके यहाँ इतने प्यार से सीखने का, कोई भी कहीं से दूसरी जगह से कहीं और जाता है तो थोड़ी सी काफी सारी कठिनाई सामने आती है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे ही सब लोगों के साथ, मेरे मामा के बच्चे, उन सबके साथ में खेल कूद के मैं वैसे ही बड़ा हुआ। और मेरे ख्याल से इतनी इस किस्म की तालीम या इतने अच्छे से सीखना या सिखाना शायद और लोगों को शायद मुश्किल होता है थोड़ा सा, जो तो मुझे मिला। अभी आपने जिक्र किया कि आपका पहला जो राग आपने पहली बंदिश सीखी वो राग कामोद की थी। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ बंदिश के कुछ हाँ, कुछ अगर आप कुछ जो गा के बंदिश मैंने सुनाएं। सीखी थी, काफी मशहूर बंदिश है कामत की, काहे जाने दूंगी। सा काहे जाने ना दूंगी, काहे जाने ना दूंगी रे मैं अपने बलम को, अखियन मेरा को पलकर मूद मूद काहे जाने ना दूंगी। ये बंदिश मैंने पहले सीखी थी। वाह, उसके बाद बहुत में फिर पूरिया कल्याण सीखा, और धीरे 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 करके फिर जब मैं यहाँ मामा के पास में आ गया तो मेरी एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है उस तरीके से मेरा सिलसिला शुरू जी, हुआ। बहुत बहुत क्योंकि वहां जी। मैंने गाना तो शुरू कर दिया था, हम्म, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जो जरूरत होती है वो फिर यहाँ आके मेरी हुई कलकत्ते में। मैं SRA के अंदर स्कॉलर मुझे लिया गया एज ए स्कॉलर, और यहाँ से भी मुझे बहुत एक SRA का मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो अब SRA के बाद, अब जैसे हमारा गुरु शिष्य परंपरा है जिसके बारे में हम आज ये बात कर रहे हैं, ये बहुत एक पुराना, बहुत ट्रेडिशनल परंपरा रहा है। और इसमें एक खासियत है कि एक शिष्य शागिर्द अपने गुरु को चुन सकता है, और एक गुरु और एक अपने शागिर्द और शिष्य को वो भी चुन सकता है। तो जी। मेरा दूसरा सवाल के दो भागों में बटा हुआ है, और पहला भाग यही है कि सही गुरु कौन, किस तरीके से एक शागिर्द और एक शिष्य एक अपने सही गुरु की पहचान करे, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, जो मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं और लोगों की शायद मत अलग हो, क्योंकि सब लोगों के अलग अलग, सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे नसीब से अच्छा गुरु नहीं मिलता, और अच्छे नसीब से अच्छा शागिर्द भी नहीं मिलता।
तो जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा, तो आपको खोजने से भी अच्छा आप गुरु आपको मिलेगा नहीं। वो तो सब वो तय करते हैं अल्लाह ताला कि सब अपने आप ही होता चला जाता है कि अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं किस्मत से, और अच्छे शिष्य भी मिलना शायद मुझे लगता है कि उतनी ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं जब सिखाना शुरू मैंने किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी अभी मैं जब बैठा रहता हूँ अकेले में तो थोड़ा सा घूमता रहता है कि नहीं क्या मेरा जो एक सिलसिला था, जिस तरीके से मैंने सीखा था वहाँ किस तरीके से प्रॉब्लमें आती थी, किस तरीके से उसका मैं उसके मतलब जो प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन निकाल पाता था, तो किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं, वो अभी थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ। क्योंकि सिखाना अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत मुश्किल एक चीज़ है, क्योंकि जितने प्यार से शायद मैंने सीखा, तो जितने प्यार से उस्ताद ने मुझे शायद सिखाया, तो मुश्किल है कि बहुत बहुत उनको परेशानी होती है सिखाने में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसी इसी पे मेरा दूसरा इसी सवाल का जो दूसरा भाग है वो इस पे ही बेस्ड है कि एक गुरु को किस किस तरीके का मतलब डिफिकल्टीज है, गुरु किस तरीके से देखे कि ये शागिर्द जो है मेरा वो सही है या मेरे को इसको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, सीखने के लिए आते होंगे, तो एक गुरु किस तरीके से पहचान करे कि यही शागिर्द है जो मेरी शिक्षा का सही जो है रिजल्ट दे पाएगा? किस तरीके से वो आप लोग पहचान करते हैं गुरु? देखिए, सबसे पहले तो उनका गाना वगैरह सुनते हैं कि भाई उनका स्टैंडर्ड क्या है, और वो कितनी दूर तक हैं अभी, कहाँ तक पहुंचे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि भाई अगर इन पे मेहनत वगैरह हो, या अगर हम इनको अपना टाइम दें, तो ये कितना दूर तक जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं ना कि भाई आ गए सीखने के लिए, आप उन पे बहुत कोशिश कर रहे हो उन्हें बढ़ाने की, लेकिन अगर उनमें कुछ इच्छा ही नहीं है आगे बढ़ने की, या उनको ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ना। तो सबसे पहले तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये गिफ्टेड कला है, शास्त्रीय संगीत जो है ये गिफ्टेड कला है। जब तक ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद नहीं होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ, बहुत ज्यादा आशीर्वाद नहीं होगा, और जब तक ऊपर वाले ने गाना बजाना नहीं दिया है, तो तब तक दुनिया में आके करना तो बड़ा मुश्किल है। मतलब आप बहुत मेहनत भी किसी एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। मेहनत तो जरूरी है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज किसी खानदान से भी इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई मेरे दादा ने ऐसा, मेरे दादा का इतना नाम था या मेरे नाना का इतना नाम था, या वो ऐसा गाते थे या वो ऐसा बजाते थे तो मेरा भी होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने जिसको दिया है, उसका कहीं ना कहीं से कुछ भी करके वो होगा, कहीं ना कहीं से। मैं इसमें एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे शिष्य आपके पास आते हैं, सीखते हैं और एक हम्म। लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उनके एक अहम भी आता होगा, एक ईगो आती होगी कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया या मैं यहाँ पे पहुंच गया। जबकि आपको दिखता है कि अभी तो बहुत आगे रास्ता है, अभी तो बहुत दूर जाना है। तो आप अच्छा उस चीज को देखिए, कैसे हैंडल करते हैं? देखिए होता क्या है कि ये ईगो का जो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सभी में होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर भी आया था। क्योंकि एक उम्र होती है, सर्टेन एज, जब हम 16 17 या 18 साल के होते हैं, और हम बड़ी तैयार तान जाते हैं, बहुत तैयार गाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आगे और कुछ है नहीं। तो वो हमारी नासमझी होती है। क्योंकि मैं अपना एक छोटा सा किस्सा आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी। क्योंकि एक दिन तानपुरा लेके मैं बहुत रियाज मार रहा था, बहुत इधर तान मारूं, उधर तान मारूं, इधर तान मारूं, उधर तान मारूं। और हमारे बड़े मामा मेरे, वो अंदर से बैठे हुए सुन रहे थे कि ये बहुत दौड़ रहा है, बहुत इधर उधर जा रहा है। तो लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, और वही बड़ा अच्छी तान जा रही है निकल के। और बहुत अपने, वो मैंने जैसे बताया ना कि थोड़ा सा
सभी लोगों में आता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मेरे अंदर भी आ रहा है। लेकिन कि जो अच्छे जो उस्ताद होते हैं या जो अच्छे जो गुरु होते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है ये चीज। तो हमारे मामा टीवी देख रहे थे अंदर बैठे हुए, वो ऐसे बाहर निकल के आए और उनके हाथ में वो गाँव तकिया था, उनको उन्होंने ऐसे रखा। अभी भी याद है, मैं आपसे आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ऐसे उन्होंने रखा और ऐसे थोड़ी सी टेक लगा के लेट गए, और मैं अपना लगा हुआ हूँ। जब वो आके सामने बैठ गए तो थोड़ा सा और जरा सा देख के गा रहा हूँ कि कुछ गलती ना हो। इधर गया, उधर तान मारी, उधर तान मारी, वो सब करने के बाद में उन्होंने एक चीज शुरू करी, एक राग की सिर्फ बंदिश उन्होंने शुरू करी। और वो मैं शायद 15 या 20 मिनट तक मेरे कब्जे में नहीं आई। मैं उसका बोल भी पकड़ नहीं पाया। तो थोड़ा सा अपने अंदर झांका और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो तब से मैं जरा सा और फिर लेवल पे आ गया वापस अपना। जी क्योंकि देखिए, ये तो चीज ऐसी है ना कि ये इसका तो कोई कंप्लीट तो इंसान कभी भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। सीखना सीखना इसमें चालू ही रहता है। तो मतलब मेरे उस्ताद ने मुझे ये आगे दिखा दिया कि अभी बहुत करना है, इतना दौड़ भाग करके कुछ नहीं होगा। अपना काम करते रहो और अपने सही ट्रैक पे चलते रहो। जो ईगो आ रहा है जरा सा उसको नीचे कर लो तो बहुत अच्छा है, और उसमें फायदा भी रहता है। जी उसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये वो फायदा नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा दिखाई देता है उसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे गुरु का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि वो अपने शागिर्द को, अपने शिष्य को जमीन तल पे रखता है, वो उसको ईगो इतना नहीं लेने देता। हाँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ईगो आ गया या मुझे ऐसा लग गया कि बस मेरे आगे तो कुछ नहीं है, तो मेरी तो जिंदगी फिर वहीं खत्म है। मैं आगे तरक्की या मेरे गाने में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी उसमें। क्योंकि जी सीखने का एक प्रोसेस अलग होता है, और जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो एक अलग होता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। जी जी। जी सो मेरा अगला प्रश्न भी है जो इसी पे आधारित कि एक शागिर्द को, एक शिष्य को जब वो सीखना शुरू करता है, क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत डिफिकल्ट आर्ट है। मैं भी इसका शिष्य हूँ, मैं सीख रहा हूँ बिल्कुल पिछले 3 साल बिल्कुल से बिल्कुल। उस्ताद अमजद अली खान साहब से। तो बहुत मुझे भी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं या बहुत मुश्किलें आती हैं। तो उस मुश्किलों को या उस कठिनाइयों से गुजरने के लिए एक शागिर्द को क्या क्या करना चाहिए, या क्या इम्पोर्टेंट है वो उसको उभरने के लिए, उसे उभर के कि वो एक अच्छी गायकी की तरफ बढ़ सके? क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया कि जब आप शागिर्द थे तो आप भी उसको इवैल्यूएट करते रहते थे मैं कि अब भी मैं अब भी शागिर्द ही हूँ। जी जी। हाँ, मैं अब भी शागिर्द ही हूँ। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जो क्या आपकी डिफिकल्टीज हैं वो बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि सब लोगों की डिफिकल्टी अलग अलग होती है। तो मैं मेरी बताऊं कि मेरे गाने बजाने में बहुत किस्म की प्रॉब्लमें आती थी, बहुत किस्म की डिफिकल्टीज आती थी। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे शेयर करी और मेरी सारी प्रॉब्लमें हल हो गई। मिसाल के तौर पे, जब मेरी आवाज जब चेंज हो रही थी, तो वो एक बड़ा खराब टाइम रहता है जब हमारी आवाज वगैरह चेंज होती है। क्योंकि उसमें समझ में सब आता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप करने के लिए जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अब उसमें डांटी खाता था मैं बहुत। अब मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या जो बता रहे हैं वो तो मेरी बराबर समझ में आ रहा है, उसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर डांटी क्यों खा रहा हूँ। तो उसको लेके बड़ा एक दिमाग के अंदर 24 घंटा एक टेंशन वगैरह चलती रहती थी। रात को अपना रो रहे हैं बैठ के चादर के अंदर। तो मामा कहने लगे मुझको कि अरे क्या हो गया, रो क्यों रहा है।
कहने जी कुछ नहीं, कहने किसी से झगड़ा वगैरह हो गया क्या, किसी से लड़ लिया या किसी ने डांटा। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। कहने लगे तो फिर क्यों रो रहा है, सही सी बता क्या हो गया। तो मैंने कहा जी मैं, मेरी आता सब समझ में है, मेरा तो सब अच्छा ही चल रहा था, आपसे सीखना शुरू हो रहा है मेरा, अच्छा अच्छा खासा मेरा तालीम हो रहा था, गाना भी हो रहा था। ये अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मैं बहुत डांटी खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। जो आप बताते हो, ये हमारे बड़े मामा उस्ताद मशकूर अली खान साहब। जी। मैंने कहा जो मैं आप बताते हैं वो मेरी बराबर समझ में तो आता है, लेकिन जब करने के लिए जाता हूँ तो कुछ और ही हो जाता है, और मुझे महसूस होता है कि नहीं सही हो रहा है। अब पता नहीं आगे गाना होगा या नहीं होगा, मतलब ये कितने दिन चलेगा ऐसे। तो हंस के वो कहने लगे कि नहीं नहीं है, कहने लगे ऐसा है कि ये टाइम सब पे ही आता है, ये वॉइस चेंज का जो होता है टाइम ऐसा है, ये सभी पे आता है, मेरे पे भी आया था और भी सब पे आता है। तो उसको इतना सोच मत, अपना गाना वगैरह करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो जो इतने दिन से मैं परेशान था, सोच सोच के कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या होगा, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसमें तो जैसे एक तो एक सोशल ट्रेडिशन है ही गुरु शिष्य परंपरा, जी और एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है कि आप अपने आपके मामा लोग आपके गुरु हैं, तो आप उनको बिल्कुल जानते थे बचपन से। बट बिल्कुल। इसमें ये भी देखा गया है कि एक थोड़ा सा तो डर रहता ही है कि जब गुरु सामने आता है उसके सामने गाना पड़े, और सवाल पूछना तो एक बहुत ही दूर की बात हो जाती है कि मैं किस तरीके से पूछूंगा कुछ सवाल या कुछ मुश्किलें जो मुझे आ रही हैं। तो किस तरीके से इसका ये निकाला जाए कि क्या एक शागिर्द एक शिष्य अपने गुरु से सही सवाल सही समय पे कर सकता है, या उसको रुकना चाहिए, कि मतलब किस तरीके से पूछा जाए ये सब? असल में मुझे ऐसी नौबत मतलब मेरे पे नहीं आई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे दोनों मामा मेरे साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, मेरे साथ में कैरम भी खेलते थे, मेरे साथ में हंसी मजाक भी करते थे। और गाने के टाइम पे उनका मतलब ये कहना था कि भाई डर के मत गाओ, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि शायद डर के जो सीखना होता है ना, तो फिर वो मुश्किल होती है आगे करने में। तो एक थोड़ा सा फ्रीपन रहे सीखने में, डर ना हो। और अगर आप डर के गाओगे तो पहली बात तो आप गा नहीं पाओगे, और जो आपकी गलतियां हैं वो भी आपके अंदर ही रह जाएंगी, क्योंकि उस्ताद तो सामने बैठे हुए हैं ना, जो हम गलती करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो जब हम खुल के गाएंगे तो उसमें सही भी होगा और गलत भी होगा। तो जहां वो गलत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, इसको जरा ऐसे करके करो जी, अच्छा ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि मैं घर में रियाज करता था, तो जहां जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो फौरन उन्होंने टोका, तो मैं अपना वापस उसको जरा सा मैंने ठीक कर लिया। तो एक थोड़ा सा एक फ्रीपन बहुत जरूरी है। तो वो मेरे उस्ताद तो हैं, दोनों मामा मेरे उस्ताद हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे दोस्त की भी तरह है मेरे लिए। तो मुझे कुछ ऐसा अभी तक भी नहीं महसूस हुआ कभी भी, क्योंकि मेरे साथ में मैं उनके साथ में जाता हूँ, हम शॉपिंग पे जाते हैं साथ में, और घूमने के लिए मैं जाता हूँ, मतलब घर में ही मैं रहा, घर में ही पला उनके साथ में, उन्होंने पाला। तो मुझे इस किस्म की कुछ भी प्रॉब्लम महसूस नहीं। हाँ एक डर तो है, उस्ताद का एक डर जरूर रहता है, क्योंकि वो उस्ताद हैं। तो मैंने भी कोई ऐसा कभी बेसुरा सवाल नहीं करा तो मैंने भी कभी ऐसा बेसुरा कुछ सवाल करा जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसे डांट पड़ जाए। तो अभी तो थोड़ा बहुत बातें भी कर लेता हूँ, पहले तो इतना भी नहीं कर पाता था। तो जब आप सिखाते हैं, आपके भी बहुत सारे शिष्य हैं शागिर्द हैं, आप सिखाते हैं और वो कुछ ऐसा सवाल करें या बेसुरा सवाल करें, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? अभी देखिए, उनको सबके सवाल अच्छे हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो उनको बड़े प्यार प्यार मोहब्बत से। और ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे उस्ताद मेरे लिए बहुत बड़े कॉन्फिडेंस हैं मेरे लिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, उस्ताद सामने बैठ जाते हैं, सामने बैठ गए तो डर लग रहा है, नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन
से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो सामने बैठे रहते हैं, तो उनसे मुझे ढाढ़स मिलती है कि नहीं वो मेरे साथ बैठे हुए। जी जी, कुछ कनेक्शन की वजह से वो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत तरीके से। क्लासिकल म्यूजिक की चर्चा हो रही है, उस ट्रेडिशन में हम लोग हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसका प्रचार ही हो रहा है, इसमें मतलब कमी नहीं आई। जी बाकी तो सीखने और सिखाने का तो इस तरीके से कि आप जैसे सीखेंगे आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आपकी नीयत ऐसी होगी कि नहीं, जो हमारे उस्ताद हैं, अगर दिल में साफ सफाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिल में सफाई होगी, तो आपको उस्ताद उसी तरीके से देंगे, आपको उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन ये और चीजें, जैसे बहुत सारे लोग शॉर्टकट मार लेते हैं, जैसे आजकल बहुत फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग सुनने की, और बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी चुरा लेते हैं बहुत कुछ, तो वो एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सिर्फ बंदिश याद करना यूट्यूब से या रिकॉर्डिंग से उतना जरूरी नहीं होता, जब तक आप प्रॉपर उस्ताद के पास में ना सीखें। क्योंकि उस्ताद तो आपको ये भी तो बताएंगे ना कि भाई तुमने बंदिश याद कर ली, लेकिन इसमें और तुम्हें क्या करना है, इसमें बढ़ोतरी कैसे करनी है, इसमें दौड़ भाग कैसे करनी है, इसमें निकल बैठ आपको कैसे करनी है, इसको 5 मिनट की बंदिश के बजाय आप 40 मिनट इसको कैसे गा सकते हैं, तो वो तो उस्ताद ही बताएंगे ना, जी वो चुराने से नहीं होता। जी जी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग चुरा लेते हैं बंदिशें, और उन्हें लगता है कि वो कंप्लीट हो गया मामला, तो ऐसी जिंदगी में शायद कंप्लीट नहीं हो सकता, वो एक लेवल पे भी नहीं पहुंच सकते। तो जी इससे मैं मेरे एक और बात दिमाग में आई है कि जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि जब हम किसी जगह पे, जैसे कोई शागिर्द पहुंच गया किसी लेवल पे और उसको बहुत नाम हो गया और दुनिया उसको जानने लग गई, तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी अपने उस्ताद का नाम नहीं लेता। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उस्ताद के साथ में गद्दारी या उस्ताद का नाम लेना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला से एक बेईमाना करना हो गया। जी लेकिन जो अच्छे लोग रहते हैं या जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, उनको बहुत नाम और शोहरत भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो और चीजें नहीं भूलते। जैसे कि मैं मेरी मिसाल दे रहा हूँ कि हम 4 जगह पे गाते हैं, लोग बुलाते हैं गाने के लिए, और अल्लाह का करम है कि थोड़ा बहुत नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरे लिए क्या हैं। तो जी जो अच्छे जो शिष्य होते हैं, अच्छे शागिर्द जो होते हैं, तो वो चाहे जिस भी लेवल पे पहुंच जाएं, तो उनको मालूम होता है कि भाई हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, और उनका एक दर्जा जो है वो क्या है। जी और बाकी तो ऐसा है कि अभी बाकी तो इस तरीके से है कि बहुत साल सीख के भी इंसान बेईमाना कर लेता है, और ना सीख के भी इंसान बेईमाना कर लेता है, कि चीजें किसी और की गाएगा और नाम अपने वालिद का बताएगा या अपने मामू का बताएगा या अपने नाना का बताएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो लेकिन मैं फिर उस चीज को आपको बता रहा हूँ कि वो किसी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तो साधना की एक चीज होती है, और ये बहुत ही एक, क्या बोलते हैं कि इसमें बहुत एक मन साफ रहना बहुत जरूरी है, और उस्ताद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे शॉर्टकट या चिटिंगबाजी से नहीं होता, जी, इसमें तो गुरु की बहुत टाइम तरफ देना श्रद्धा। पड़ता है।
गुरु की तरफ श्रद्धा इसमें, गुरु बिल्कुल शिष्य परंपरा में बहुत जरूरी है। जी, फिर बहुत बढ़िया बात बिल्कुल है आपने। बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी। इसमें मेरा भी यही ख्याल है कि जितने ईमानदार आप रहते हैं उतनी अच्छी, उतनी बढ़िया आपकी गायकी रहती है। अभी अभी मैं आपको मेरी चीज बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे पास सीखे नहीं हैं लेकिन मेरा नाम लेते हैं। क्या बात है। जी। मेरे पास में शायद, हाँ, मेरे पास में 2 दिन भी नहीं सीखे हैं हम्म, लेकिन बायोडाटा में मेरा नाम देते हैं, तो मैं उनको भी नहीं रोकता। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको मैंने सिखाया काफी दिन, और वो भी मेरा नाम ले लेते, तो मैं उन्हें भी नहीं रोकता। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हमारे मामा की बंदिशें गाते हैं और नाम अपने नाना का लेते हैं या किसी किसी का लेते हैं, हमारे मामा उनको भी नहीं रोकते और मैं भी नहीं उनको रोकता। ये तो मतलब तो सीखने के लिए मैंने बताया ना, ये शॉर्टकट से नहीं होता। जी जी सीखने के लिए आपको सीखने के लिए आपको सौंपना पड़ेगा अपने जी उस्ताद को। जी जी। तब जाने के बाद में तब जाने के बाद में कुछ हो सकता है। हाँ, वही जैसे सीखने के लिए अर्जुन ही नहीं, आपको एकलव्य भी बनना पड़ेगा, जिन्होंने द्रोणाचार्य बिल्कुल से सीखा, मतलब देख के सीखा जब वो अर्जुन को सिखाते थे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक बहुत ही एक अहम सवाल है, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं। इनफैक्ट हम ये इंटरव्यू भी ओवर द इंटरनेट ही कर रहे हैं। तो जी अभी बहुत सारा मटेरियल नेट पे भी मिलता है, जैसे कि जिसकी जी हमने अभी बात करी, और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस भी देखे हैं मैंने, जो उन्हीं के मटेरियल को लेकर अपने यहाँ सिखा रहे हैं, और उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। और शागिर्द और शिष्य भी ऐसे हैं कि उनके मन में रहता है कि मुझे तो 3 साल में सिंगर बनना है, या मुझे 4 साल में सीखना है कि मुझे फलानी जगह परफॉर्म करना है या वहाँ कम्पीट करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट आ जाता है मॉडर्न एजुकेशन में, कि स्पीड, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा तो ये कहती है कि शिक्षा तो कभी खत्म ही नहीं एकदम होती सही है, है, ये तो एकदम नेवर सही एंड, है, खासकर एकदम शास्त्र। सही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं तो एज अ गुरु आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आप किस तरीके से उनको समझाते हैं ये पॉइंट? मैं उनको ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि इसके अंदर शॉर्टकट नहीं है, और इसके अंदर कोई गारंटी भी नहीं है कि भाई आप 30 साल सीखोगे या 40 साल सीखोगे तो आप बहुत एक कमाल कर दोगे, या आप बहुत, आपका नाम हो जाएगा, या आप बहुत अच्छा गाना गाना गा पाओगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 10 साल कोशिश करके भी उनका गला तैयार नहीं होता, अभी तक भी नहीं हुआ। ऐसी भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जो बड़ा, मतलब आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते कि वो लोग कितना आगे जाएंगे या कितना। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि ठहराव जो है ना, उसके अंदर ठहराव बहुत जरूरी है। क्या आप दूसरा फल की सोचो। मेरे पास जो आते हैं सीखने के लिए, मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आपका कितने सालों में क्या होगा, उस चीज पे आप ध्यान मत दो। आप तो अपना करते रहो, मैं भी कर ही रहा हूँ अभी कोशिश। रोज सुबह उठ के तानपुरा पकड़ के रियाज करता हूँ, आप लोग भी करो। अभी सिला देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, कि जब आपका सही टाइम आएगा तो हो सकता है कि शायद आप एक दिन में स्टार बन जाएं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि एक शाम या एक रात या एक दिन बहुत है स्टार बनने के लिए। तो ये सब डिसाइड तो हम नहीं करते, तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं, और सब चीज भूल के करना पड़ता है। मैंने तो मैं अभी भी ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ पहुंच गया या मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। भाई, एक जिम्मेदारी है, मेरा काम है करना, कोशिश करना। मुझे म्यूजिक से प्यार है, मेरे खानदान में मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, मुझे उनको ही नाम लेके आगे चलना है। तो मैं तो फल की चिंता नहीं करता, नहीं कभी करी। इसीलिए रियाज कितना किया कितना नहीं किया वो भी मुझे ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं, मैंने घड़ी देख के 15 घंटे करा है रियाज या 16 घंटा करा है। तो मैंने तो घड़ी नहीं देखी कभी रियाज करते हुए।
हो सकता है कि ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, कम ही हुआ है, लेकिन फल की चिंता नहीं करी। कहने का मतलब ये है कि मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा, फल की चिंता नहीं करी। अपना काम है, करते रहना है उसको। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा आपने दी है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो शास्त्रीय संगीत या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से जुड़े हुए हैं। उनको यही है कि पेशेंस रखिए और अपनी मेहनत जारी बस रखिए, तो आप एक मेहनत, मकाम पर जरूर पहुंचेंगे। मेहनत बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि आप मेहनत करो, आपको फल मैं दूंगा। लेकिन शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। शॉर्टकट के 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में बड़ा मुश्किल है, नहीं होता। जसदीप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया हमें अरशद अली खान साहब ने बताया सब इसके बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, और कैसे बताया कि कैसे गुरु क्या देखता है शिष्य में, और एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। एक शिष्य को जब कहीं पहुंचना है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, जो कि एक बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था हमारे व्यूअर्स के लिए तो भी, और मेरे लिए भी। तो यस। मैं एक 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 जी और जी। बड़ी खास चीज है आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम गुरु के पास में आए सीखने के लिए, 1 घंटा क्लास हो गई और हमने उनको एक लिफाफा दे दिया, एनवलप दे दिया और छुट्टी हो गई। इतना काफी नहीं होता। जितना आप गुरु के साथ में रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाने बजाने की ही अगर आप बात करेंगे उनसे, या आप सिर्फ रियाज वगैरह करेंगे उनके साथ में बैठ के, तो आपकी तरक्की होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि गुरु के साथ में रहने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। गाने बजाने के अलावा भी, मैं गाने बजाने के अलावा की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से वो बड़ों से मिलते हैं, किस तरीके से वो छोटों से मिलते हैं। जहाँ 4 लोग हैं बैठे हुए, जहाँ 10 लोग बैठे हों, वो किस तरीके से बात करते हैं, कितना बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अभी मेरे ध्यान नहीं आ रही। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जी तो मैं तो हमेशा ही, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, मैं फिर बोलूंगा कि मैं 24 घंटा मुझे मेरे गुरु का साथ मिला, और अभी भी मिलता ही है। अभी जरा हम थोड़े फासले पे रहते हैं, लेकिन उनके बिना कुछ भी नहीं होता मेरा। मैं सारी चीजें उनसे डिस्कस करता हूँ अभी भी, जो मुझे मालूम करना होता है उनसे मालूम करता हूँ। तो क्योंकि इसका खात्मा नहीं है, आप जितना इसको डिस्कस करोगे, आप जितना मालूम करने की कोशिश करोगे, तो आपकी ही तरक्की होगी उसमें। मतलब अदरवाइज वो तो अपनी जगह पे है ही, गुरु तो अपनी जगह पे है ही, जी। लेकिन खुद की तरक्की के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, वरना नहीं होगा। तो एक और मेरा सवाल है आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि आपका आज तक का शास्त्रीय संगीत का सफर किस तरीके से रहा, आपने उसको किस तरीके से महसूस किया और आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं? मैं तो बहुत ही शॉर्ट में उसको बताऊंगा, क्योंकि एक गाने बजाने का जो एक जर्नी जो रहती है, वो बड़ी खूबसूरत एक जर्नी रहती है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको आपके दिल पे भी लगती हैं जाने के बाद में। कहीं गाना अच्छा नहीं हुआ तो वो भी एक एहसास रह जाता है कि नहीं यार, आज गाना अच्छा नहीं हुआ। जहाँ कहीं गाना अच्छा हो गया तो वो खुशी भी होती है कि भाई गाना अच्छा हो गया आज। कई जगह ऐसी होती है कि भाई गाने के लिए गए तो उन लोगों ने 2-3 दफे बुलाया गाने के लिए, उन्हें अच्छा लगा, तो वो भी एक खुशी होती है कि भाई हम 2-3 जगह, उन्होंने बार बार हमें बुलाया गाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मतलब जितना आप गाने बजाने में रहते हैं, इसकी जर्नी के अंदर रहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है ये। मतलब एक शब्द में तो कहना बड़ा मुश्किल है। जी। बहुत ही खूबसूरत एक जर्नी है। और मेरी भी जर्नी
मेरी जर्नी अभी भी चालू है। अल्लाह का करम है कि मैं अभी भी, मेरा सफर चालू है, सीखने का चालू है, सिखाने का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, क्योंकि सिखाने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। जी। तो आप कोई अपनी फेवरेट बंदिश कोई आप अगर हमें सुनाना चाहें दर्शकों को। फेवरेट तो मैं, कोई एक तो फेवरेट नहीं है, मतलब मेरा तो, मुझे बहुत सभी बहुत पसंद है। सुबह के रागों में से, शाम के रागों में से, दोपहर के रागों में से मुझे बहुत सभी राग बहुत पसंद हैं। सभी जो मैं बंदिशें गाता हूँ, जो सीख रहा हूँ, सभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो शाम का टाइम है, तो मैं शाम का ही कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे मेरे घराने का राग जो कुछ राग हैं उनमें से मुझे बहुत ही, जैसे मारवा, पुरिया, मुल्तानी, ये सब जो राग हैं, पूरिया, कल्याण, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इनमें से कुछ गाने की कोशिश करता हूँ, है ना। दो दो लाइन आपके सामने सुनाती हूँ। Kau kiri te kau kiri cekiri, kau kiri te kau kiri ceki, अरे आ प्रियरवा जो कोई कर सके, सो अपने मन की रीत, कौ की रीत कौ कर सकीरी, ओ दिन मन रंग तुम्हें ओ मेहरबान कुल के, सदा रंग बन से गौ के रीत गौ कर सकीर। मुझे मारवा वाह, बहुत बहुत पसंद बहुत है, अच्छा, बहुत बहुत खूब, इसीलिए गाने की कोशिश करी। बहुत खूब। ऋतिक जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे जसदीप जी? मेरे ख्याल से तो बस हमने तो इतना कुछ आज सीखा आपसे, इतना कुछ जाना, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ जाना आज आपसे। और कोशिश यही रहेगी कि आपसे हम इस तरह की सीरीज और भी करें और आपसे आगे भी बहुत कुछ सीखें। देखिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, साहिल भाई का, और आपका जसदीप दीदी, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैंने जो, क्योंकि उस्ताद सिखाते तो बहुत कुछ है और हम लोग उसमें से थोड़ा ही कुछ ले पाते हैं, तो जो मैं शायद थोड़ा ही कुछ ले पाया तो वो आप लोगों से मैंने शेयर किया। और अगर कुछ इसमें भूल चूक हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, बल्कि हम माफी चाहते हैं अगर हमसे कुछ पूछने अगर में भूल हमसे चूक हुई कुछ तो। नहीं नहीं, पूछोगे तो हम बल्कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अरशद जी से, अरशद भैया से 3-4 बार पहले मिल चुका हूँ, और हमने बहुत अच्छे, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस में बातें करी हैं। और इनसे मैं जब भी मिलता हूँ मेरे पास बहुत सवाल भी होते हैं और इनके बहुत अच्छे जवाब भी हैं जो मेरे को सुनने को मिलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिलसिला, वो टाइम कभी खत्म ही ना हो। तो आज भी मेरा यही है। साहिल भाई, असल में क्या है कि मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपके सवालात भी बहुत हमेशा अच्छे रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि म्यूजिक को लेके मैं कोई झूठी या ढकोसले वाली कोई बात नहीं करता। मैं बहुत साफ बोलना पसंद करता हूँ उसके बारे में। हो सकता है कि शायद मेरा कहना शायद कुछ लोगों को शायद खराब लगे, लेकिन म्यूजिक के साथ में मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और करने की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो है वो
सही बात कहनी, म्यूजिक में ऑनेस्टली रहनी बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट बात कहना बहुत जरूरी है। जरा सा हो सकता है कि काफी बार वो कुछ कड़वा भी लोगों को लगता है कि नहीं बहुत स्ट्रेट बोल दिया, कड़वा रख दिया, लेकिन जो सही बात है वो गाने बजाने में करनी बहुत जरूरी है। वो इधर उधर की कुछ बात करके कुछ मैं पसंद नहीं करता उसको। जी जी जी, बहुत बहुत सही कहा आपने ये बात को। तो ये भी मैं आप बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जितने बड़े ये आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े, तो हमारे लिए तो ये उस्ताद अरशद अली खान साहब ही हैं, तो नहीं जितने नहीं, बड़े आर्टिस्ट हैं उस्ताद उतने ही हम्बल हैं ये तो उस्ताद मेरे उस्ताद हैं, मैं तो उनका गुलाम हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद ही रहते हैं, उनकी क्या बराबरी कोई जी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भैया। जसदीप जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस शो बहुत बहुत पे आने शुक्रिया। के लिए। और हमारे दर्शकों ने जरूर आज कुछ सीखा होगा, और हमने तो बहुत ज्यादा सीखा। और इसी के साथ हम इस शो को एंड करते हैं और मिलेंगे आप सबके साथ अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा हाफिज। थैंक यू आदाब। खुदा। आदाब।